हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के बारे में जाना था कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है वो होती क्या है, स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, स्टेम सेल्स को अपन गेन कहाँ से करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी पिछली क्लास में। आज अभी जो है अपन हम जो है ये देखने वाले हैं कि स्टेम सेल बनाने के लिए जैसे अपन ने क्या लिया था, एग लिया था। एंड एग के अंदर दो तरीके से अपन ने एग को काम में लिया था। या तो अपन स्पर्म लें और स्पर्म को फ्यूज़ करवा दें, फर्टिलाइजेशन करवा दें एग का, जिससे कि जाइगोट में मिल जाए। ठीक है, दूसरा अगर हमें उसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, न्यूक्लियर जीनोम को सेम टू सेम रखना है किसी एक इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें उसके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स चाहिए है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए चाहिए तो हमें उसका न्यूक्लियर जीनोम सेम टू सेम लेना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं फिर इसके लिए हम उस डोनर में से या जिसके अंदर ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है उसके अंदर उसमें से एक सोमेटिक सेल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। एंड सोमेटिक सेल का जो न्यूक्लियस है उसको निकाल करके एग सेल को एन्यूक्लिएटेड करके उसके अंदर से न्यूक्लियस को निकाल करके उसकी जगह पे वो सोमेटिक सेल वाला न्यूक्लियस डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसको सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं उसका। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से अपन यहाँ पे जाइगोट दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, दो तरीके से गेन कर सकते हैं। एक तो हो गया अपना स्पर्म से फर्टिलाइज करवा करके, और दूसरा एक को एन्यूक्लिएटेड करके एग को उसके अंदर सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस ट्रांसफर करवा करके। ठीक है, दो तरीके से हमने जाइगोट ले लिया। तो अब ये जो एग है इसको पहले गेन करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे अगर हम किसी फीमेल की बात करें तो फीमेल में एक टाइम पर या एक मेंस्ट्रुअल साइकिल या एस्ट्रस साइकिल जो भी है उसके अंदर डिफरेंट मैमल्स में जो है अलग अलग मैकेनिज्म चल रही होती है, या तो एस्ट्रस साइकिल या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो उसके अंदर एक साइकिल में ओनली एक एग ही प्रोड्यूस होता है, एक एग प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक एग प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब हमें क्या एक एग से काम चल जाएगा क्या? तो एक एग अगर अपन लेते हैं एक एग, तो उस मेथड में जो है यहाँ पर जो सक्सेस के चांस है वो बहुत ही कम होंगे। इसलिए सक्सेस के चांस को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर एक एग ना लेकर के बहुत सारे एग लेना प्रीफर करेंगे। और बहुत सारे अगर एग लेने हैं हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस मदर में सुपर ओव्यूलेशन करवाना पड़ेगा, ओवा के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवा के नंबर को बढ़वाने के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको अपन क्या बोल देते हैं, सुपर ओव्यूलेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं सुपर ओव्यूलेशन के बारे में। ठीक है, सुपर ओव्यूलेशन इज क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि वो टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम रिप्रोडक्टिव रेट को इंक्रीज कर रहे होते हैं। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है, इसको हम यूज़ कहाँ लेते हैं, इसको हम वहाँ यूज़ में लेते हैं जहाँ पर जैसे मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक में कोई कमी होने के कारण वो जो है नॉर्मल बच्चे पैदा नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन में हमें उनको टेक्नोलॉजीज़ के सहायता से आर्टिफिशियल तरीके से उनके अंदर जो है ये कैपेसिटी पैदा करनी पड़ती है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो इसकी सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सुपर ओव्यूलेशन की प्रोसेस को करवाते हैं। इस सुपर ओव्यूलेशन की प्रोसेस के लिए हम कुछ नंबर ऑफ oocytes को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ हॉर्मोन्स को यहाँ पे काम में लेते हैं। हॉर्मोन्स सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पॉसिबिलिटीज़ की अपन अगर बात करें कि ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रखते हैं, तो सबसे पहला तो क्या है, डिक्रीजिंग द जनरेशन इंटरवल। दो जनरेशन के बीच में जो इंटरवल आने वाला होता है उस इंटरवल को अपन कम कर सकते हैं। कैसे? जैसे पहले एक एग आता फिर दूसरा एग आता, इन दोनों के बीच में 1 मंथ का गैप है। ठीक है, इन दोनों की जनरेशन के बीच में 1 मंथ का गैप है, और अगर यही एग फर्टिलाइज हो जाते हैं
तो इनके बीच में 9 मंथ का कम से कम गैप होता है। इसके बाद जो है ये और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, 9th मंथ तो कम से कम है। उसके बाद जैसे 6 मंथ जो होते हैं वो लैक्टेशन के टाइम पर भी ओवा रिलीज नहीं होते, तो ये लगभग हो गया 1.5 साल, लगभग 15 मंथ लगभग 15 मंथ तक का ये जो ड्यूरेशन होता है इसको ये जो है बढ़ जाता है, इंटरवल इतना बीच में पाया जाता है 2 जनरेशन के। बट हम क्या कर सकते हैं, एक साथ में कई सारे ओवा को रिलीज करवा करके उनको फर्टिलाइजेशन करवा करके उनके बीच का जो जनरेशन गैप था, जनरेशन इंटरवल था, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोजेनी टेस्टिंग फीमेल्स, ये प्रोजेनी टेस्टिंग फीमेल्स का भी अपन कर सकते हैं। उसके अलावा यूजिंग सुपीरियर फीमेल्स एज डोनर, इसमें हम क्या करेंगे, ऐसी फीमेल्स को काम में लेंगे जो कि सुपीरियर हो। ठीक है, ऐसी फीमेल्स को काम में नहीं लेंगे जिनके अंदर कुछ डिजीज़ हो या जिनका जो है इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, ऐसे टाइप की फीमेल को अपन काम में ना ले करके सुपीरियर टाइप की फीमेल को काम में लेंगे जिनका मतलब बेस्ट क्वालिटी की जो हो, उसमें से हम एग को लेंगे और उसको डोनर की तरह काम में लेकर के उसमें से एग्स को प्रोड्यूस करवा देंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोजेनी पर फीमेल थ्रो कंट्रोल्ड मल्टीपल बर्ड्स, एक फीमेल के अंदर जो प्रोजेनी का नंबर है पर फीमेल वो कम होता है, यानी कि एक ही पाया जा रहा है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंक्रीज करवा सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे मल्टीपल ओवा जो है वो क्रिएट करवा लिए। अब उस एक फीमेल में ना सही, उसके लिए कुछ सरोगेट मदर ढूंढ करके और उसके अंदर हम यहाँ पे जो है उनके बच्चों का नंबर या उनके जो प्रोजेनी का नंबर है वो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्टिंग एम्ब्रियोज विद सेलेक्टेड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिस्टेंट प्लेस। ठीक है, ये जो एम्ब्रियो है इसके अंदर भी हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक को काम में लेते हुए कुछ जो हमारे सेलेक्टेड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे सारे नहीं बट कुछ हम चाहते हैं कि कुछ एक सेलेक्टेड जेनेटिक कैरेक्टर्स इनके अंदर होने ही चाहिए, तो वो हम इनके अंदर ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, उनको यहाँ पे हम इसके अंदर प्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके बाद ये जो एम्ब्रियो हम बना रहे हैं, क्योंकि ये इन विट्रो बन रहा है, तो इसको इन विट्रो बनाने के कारण इसके अंदर कुछ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ काइमेरा, काइमेराज का फॉर्मेशन भी हम यहाँ पे करवा करके देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आइसोलेटिंग पेरेंटल मैटरनल इफेक्ट, सॉरी प्रीनेटल मैटरनल इफेक्ट जो होता है उसको भी अपन यहाँ पर आइसोलेट कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। प्रीनेटल, जन्म से पहले ही जो मैटरनल इफेक्ट जो यहाँ पे दिखने लग जाता है जन्म के पहले, उस इफेक्ट को हम यहाँ पे कम कर सकते हैं या उसको यहाँ पर आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पता कर सकते हैं कि जन्म के पहले जो चेंजेस आ रहे हैं एम्ब्रियो के अंदर, वो इफेक्ट मैटरनल इफेक्ट जो है उनको हम पता कर सकते हैं कि ये वाले ये वो इफेक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग रिक्वायरमेंट फॉर ऑप्टिमम फर्टिलिटी एंड नॉर्मल डेवलपमेंट, जो रिक्वायरमेंट होती है ऑप्टिमम फर्टिलिटी के लिए। ठीक है, ऑप्टिमम फर्टिलिटी के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसका अपन इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ऑप्टिमम फर्टिलिटी एंड नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे ऑप्टिमल फर्टिलिटी के लिए कौन से वाले हार्मोन हमें चाहिए, कौन से वाले हार्मोन अगर हम देंगे तो ऑप्टिमम फर्टिलिटी यहाँ पर होगी। इसके अलावा जैसे नॉर्मल डेवलपमेंट अगर हमें करवाना है एक इंडिविजुअल का, एक एम्ब्रियो का, तो उसके लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की अधिकता हो जाने पर ये घातक हो सकते हैं, किसकी कमी हो जाने पर ये घातक हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। कौन से वाले एलिमेंट की कमी के कारण कौन सी वाली डिजीज़ हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो मतलब स्ट्रेस, वेराइटी ऑफ स्ट्रेस जो पाए जाते हैं कई सारे, जैसे एनवायरनमेंट में कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है। तो स्ट्रेस की कंडीशन के जो वेरियस इफेक्ट्स हैं उनके इनिशिएशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर जो कंटिन्यूएशन पाया जा रहा है एंड इनिशिएशन पाया जा रहा है, उस इफेक्ट की स्टडी अपन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर सुपर ओवुलेशन, ये जो अपनी AART पाई जा रही है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, इनके थ्रू कर सकते हैं।
उसके बाद अपन अगर आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ हार्मोन्स काम में लिए जाते हैं। सुपर ओव्यूलेशन के लिए कुछ हार्मोन्स को अपन काम में लेते हैं, जिनको अपन क्या बोल देते हैं, सुपर ओव्यूलेटरी हार्मोन्स एंड देयर यूजेस, एंड उनके यूजेस। सबसे पहला अपन अगर हार्मोन देखने की कोशिश करें, सबसे पहला हार्मोन होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक हार्मोन है जो कि एग को डेवलप होने के लिए, एग को मैच्योर होने के लिए जो है प्रोड्यूस करता है, सॉरी इंड्यूस करता है, ठीक है। ऐसा हार्मोन जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो एग को रिलीज करे या एग का मैच्योरेशन करवाए, उस वाले हार्मोन को अपन क्या बोल देते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से रिलीज किए जाते हैं, तो ये दिस हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन गोनेडोट्रोफ सेल्स। गोनेडोट्रोफ सेल्स से रिलीज होने के कारण इनको एक नाम और दे देते हैं अपन, क्या, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स भी नाम दे देते हैं इनको, ठीक है। कहाँ से रिलीज किए जाते हैं, गोनेडोट्रोफ सेल्स से रिलीज किए जाते हैं। ये गोनेडोट्रोफ सेल्स कहाँ पाई जाती है, तो ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके एंटीरियर पार्ट में, उसके एंटीरियर लोब में, लोकेटेड इन द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के अंदर ये गोनेडोट्रोफ सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनसे ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे रिलीज किया जाता है। FSH क्यों नेसेसरी है, तो FSH जो है फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है। एंड इसके अलावा एंट्रम फॉर्मेशन एंड एस्ट्रोजन रिलीज के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जो यहाँ पर अगर अपन मैमल में, ह्यूमन में फीमेल्स की अगर बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, जैसे फॉलिकल डेवलप होता है, पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल जब बनता है तो इसके अंदर LH की एक्टिविटी से दो यहाँ पर सेल्स, दो टाइप के थिंग्स बनती है, एक तो एग सेल, एंड दूसरा यहाँ पे बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करेगा, ये आगे जाके एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करवाता है, और एस्ट्रोजन का सीक्रेशन जो है उसके कारण ये प्रेगनेंसी जो है ये लगातार बनी रहती है, प्रेगनेंसी को लगातार बनाए रखने में हेल्प कर रही होती है, ठीक है। जितने टाइम तक ये कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा उतने टाइम तक प्रेगनेंसी भी स्टैब्लिश रहेगी, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, प्रेगनेंसी स्टैब्लिश नहीं होती है, मान लो स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँच पाया, ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे जो है एम्ब्रियो का, सॉरी जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी आगे ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर रिमेन नहीं रह पाएगा, एंड इसका साइज़ जो है लगातार डिक्रीज होने लगेगा, और डिक्रीज होते होते ये जो है उसके बाद ख़त्म हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, थोड़े टाइम के बाद फिनिश, मतलब सिकुड़ जाएगा एक तरह से। सारी सेल्स जो है पहले रिलीज़ करते टाइम बहुत ज़्यादा शेप को अपना बढ़ा लेती है, उसके बाद जैसे ही इनका काम ख़त्म हो जाता है ये अपने आप में ही एब्जॉर्ब हो जाती है और ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इन चीज़ों को बनने में सबसे पहले हेल्प किसने करी, FSH ने, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने। अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं होता तो क्या यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल बन पाता, नहीं बन पाता। ये नहीं बन पाता तो क्या कॉर्पस ल्यूटियम बन पाता, नहीं बन पाता। तो इसको एक तरह से हेल्प कर रहा है कौन, FSH। इसके अलावा FSH स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ प्राइमरीली बीटा एस्ट्राडायोल्स। बीटा एस्ट्राडायोल्स जो है एक एंजाइम होता है, सॉरी एक हार्मोन होता है जिसको रिलीज करवाने में भी यहाँ पर जो है FSH का मेन रोल होता है। एंड अदर एस्ट्रोजेंस, और अदर एस्ट्रोजेंस को भी यहाँ से रिलीज करवाता है। कहाँ से, थीका, इंटरना,
एंड ग्रेनुलोसा सेल्स से ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स। फॉलिकल्स के अंदर दो टाइप की सेल्स पाई जा रही है, एक थेका इंटरना और दूसरा ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, तो ग्रेनुलोसा सेल्स और थेका इंटरना से यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड बीटा एस्ट्राडायोल जो भी एक एस्ट्रोजन का ही टाइप है, इनको रिलीज करवाने में FSH का जो है मेन रोल होता है। FSH एंड LH एक्ट टुगेदर टू मेक फॉलिकल रिलीजिंग एस्ट्रोजन। ठीक है, जो FSH और LH है ये दोनों सेम वे में काम करते हैं। जैसा कि अपन ने बात की कि LH यहाँ पे आता है ग्राफियन फॉलिकल से दो पार्टिकल्स बनवा रहा है, दो टाइप के दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक फॉलिकल को एक कार्पस ल्यूटियम में, एक दूसरा एग सेल में। कार्पस ल्यूटियम जो है ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एस्ट्रोजन को रिलीज करने के लिए। तो ये दोनों के दोनों FSH एंड LH दोनों टुगेदर वर्क करके एस्ट्रोजन को रिलीज करवाने का काम करते हैं। ठीक है, ओनली एग को रिलीज करवाने में इनका मेन रोल नहीं होता, उसके बाद भी ओवुलेशन जब होता है तब तक इनका सिनर्जिस्टिकल रोल तो होता ही होता है। उसके बाद प्रेगनेंसी जब चल रही होती है उस टाइम पर भी FSH और LH इनका उस टाइम पर इनका इनहिबिशन कर दिया जाता है। जब ओवुलेशन हो गया उसके बाद अब क्या करना है, FSH और LH को वापस से इनहिबिट करवा देना है, क्योंकि अगर इनका नंबर, इनके जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में हाई रहा तो नए फॉलिकल्स जो है उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो उनका डेवलपमेंट स्टार्ट ना हो इसके लिए FSH का तो लेवल हो जाना चाहिए डिक्रीज। ठीक है, FSH का लेवल यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है। एंड LH जो है ये लगातार एस्ट्रोजन के लेवल को हाई बना के रखता है, LH के लेवल को बनाए रखना होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है हेल्प करता है FSH हेल्प इन फॉलिकल डेवलपमेंट, फॉलिकल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल के डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा होता है। जैसे जैसे ब्लड का एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होता है वैसे वैसे FSH का लेवल जो है वो इंक्रीज होता, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो FSH का लेवल डिक्रीज होगा। ये मैंने अभी पहले ही बात करी कि जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाती है तो एस्ट्रोजन का लेवल लगातार हाई रहेगा एंड FSH जो है इसका लेवल डिक्रीज कर दिया जाएगा या दबा दिया जाएगा, इसको सप्रेस कर दिया जाएगा। एंड LH जो है उसका जो कंसंट्रेशन है उसको इफेक्टिव बना के रखना होता है ताकि FSH जो है वो तो कम रिलीज हो एंड LH जो है वो लगातार इसको प्रमोट करता रहे, एस्ट्रोजन को लगातार बनने के लिए प्रमोट करता रहे। इसके बाद एक हार्मोन और होता है, इसके अपन बात करें PMSG, प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन। एक मेयर के अंदर अपन अगर देखें तो उसके अंदर एक हार्मोन पाया जा रहा है प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, सीरम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन या इसी को अपन एक नाम और बोल देते हैं। मोस्ट रिसेंटली अगर रिसर्च की अपन बात करें तो उसके हिसाब से इसको इक्वीन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन भी बोल देते हैं। इक्वीन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन ये क्या करता है, ये जो है यहाँ पर LH जो है उसके कंसंट्रेशन को तो मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड FSH को जो है यहाँ पर रोकने का काम करता है। इन टर्मिनोलॉजी इट इज ए प्लेसेंटल ओरिजिनेटेड गोनेडोट्रोपिन। ये प्लेसेंटा से ओरिजिनेटेड गोनेडोट्रोपिन होता है जो कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीरम ऑफ प्रेग्नेंट मेयर। प्रेग्नेंट मेयर के सीरम से, ब्लड से नहीं, ब्लड में जो सीरम पाया जाता है उससे यहाँ पे ऑब्टेन किया जा सकता है। इट मोस्टली हैज FSH लाइक इफेक्ट एंड बिसाइड्स हैज LH लाइक इफेक्ट एज वेल। ये दोनों की तरह इफेक्ट रखता है। FSH लाइक इफेक्ट, जैसे FSH जो है वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वैसे ही ये जो गोनेडोट्रोपिन है ये लगातार प्रेगनेंसी को इस्टेब्लिश करवाए रखने में रेस्पॉन्सिबल है
और इसके अलावा ये LH लाइक इफेक्ट भी रखता है। जैसे LH क्या कर रहा है, LH जैसे यहाँ पर FSH के जो सिक्रेशन है उसको तो क्या करेगा, कम करेगा, एंड अदर जो हार्मोन्स है जो कि प्रेगनेंसी को इस्टेब्लिश करवाते हैं उनका लेवल बढ़ाता है। वैसे ये गोनेडोट्रोपिन भी क्या करेगा, ये भी यहाँ पर FSH का लेवल को कम करेगा, LH की हेल्प करेगा उसके अंदर, और बाकी सारे को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके बाद HMG ह्यूमन मेनोपोजल गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, ह्यूमन मेनोपोजल गोनेडोट्रोपिन ये ऑब्टेन होता है कहाँ से, फ्रॉम यूरिन ऑफ वुमन विद मेनोपोज अपॉन अगर हमें ऐसा चाहिए कि एक फीमेल से हमें क्या करना है, बहुत सारे ओवा को रिलीज करवाना है, अगर ये आइडिया हमारे अंदर है तो इसका यूज़ अपन कर सकते हैं। सुपर ओवुलेशन के लिए अपन इसको यूज़ में ले सकते हैं, किसको, HMG को, ह्यूमन मेनोपोजल गोनेडोट्रोपिन को, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो कहाँ से निकल करके आया, जब इसको वुमन के यूरिन से ऑब्टेन किया एंड वहाँ पर इसका जब रोल देखा कि ये क्या करता है, तब हमें पता पड़ा कि इसको अपन काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जब रिसर्चर्स ने और स्टडी की तो और स्टडी करने पर उन्होंने पाया कि जो यहाँ पर ये अपना HMG जो है अपना ह्यूमन मेनोपोजल गोनेडोट्रोपिन, इसके बारे में यहाँ पर सफिशिएंट स्टडी नहीं की गई है एंड सफिशिएंट रिजल्ट हमारे पास नहीं है। किन के कंपैरिजन में, अगर हम बात करें FSH और PMSG की, इनके कंपैरिजन में HMG जो है इसके लिए अपने पास सफिशिएंट डाटा नहीं है, ठीक है। उसके बाद HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जैसा कि अपन ने अभी पहले वाला देखा PMSG, वैसा ही यहाँ पर क्या है, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है ये स्टिमुलेट करता है ओवुलेशन को, ठीक है, ओवुलेशन को स्टिमुलेट करता है, तो इस टाइप का हमें चाहिए होता है। ये HCG जो है ये कहाँ से रिलीज किया जाता है, तो ये सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ये प्लेसेंटा जो होता है प्रेग्नेंट वुमन का प्लेसेंटा जो है उसके फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर जब कोरियोनिक विलाई बन रहे होते हैं, उन कोरियोनिक विलाई के अंदर दो टाइप की सेल्स पाई जाती है, जिनमें से एक है यहाँ पर सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है कोरियोनिक विलाई की, ये क्या करती है, HCG को रिलीज करती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन को। ये जब पीक लेवल पर कब पहुंचता है, ये पीक लेवल पर पहुंचता है अपने 70th डे ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को जब 70 डे हो जाते हैं, 70 दिन जब हो जाते हैं, तब ये अपने पीक पर पहुंचता है एंड देन ये डिक्रीज होता है लगातार अंटिल बर्थ। जब तक बर्थ ना हो जाए चाइल्ड का, तब तक ये लगातार इसका जो कंसंट्रेशन है वो लगातार गिरता चला जाता है। इसके अलावा LH एक हार्मोन क्या है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या होता है, ये भी सिंथेसाइज होता है गोनेडोट्रोफी सेल्स से। जैसे FSH जो है वो सिंथेसाइज हो रहा था गोनेडोट्रोफ सेल्स में, वैसे ही यहाँ पर LH भी कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, गोनेडोट्रोफ सेल्स के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है। कहाँ पे, कौन सी गोनेडोट्रोफ सेल्स में, पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब की गोनेडोट्रोफ सेल्स, ठीक है। इसके बाद ये तो बात करिए अपन ने एक एक हार्मोन की, अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से हार्मोन हैं जिनको अपन एक साथ में यूज में ले सकते हैं सुपर ओवुलेटरी हार्मोन के रूप में। जैसे सबसे पहले अपन बात करें GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसकी अपन फुल फॉर्म देखना चाहें तो क्या है, गोनेडोट्रोपिन
रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ठीक है। ये जो है ये पीरियड ऑफ साइकिल पर डिपेंड करता है कि जो फॉलिकुलर ग्रोथ है ओवरी में जो फॉलिकुलर ग्रोथ है उसको GnRH जो है वो क्या करेगा, ग्रोथ ऑफ यंग फॉलिकल्स को हेस्टेन करेगा या प्रमोट करेगा, ठीक है। ओवुलेटेड फॉलिकल्स जो कि एस्ट्रोजन से रिच होते हैं, ठीक है, उनको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ल्यूटिनाइज करेगा एंड ल्यूटिनाइज करने के बाद यहाँ से जो है बिग और ओल्ड फॉलिकल्स में से एग को रिलीज करवाया जाएगा एंड फॉलिकल्स जो है उनको अदर फॉर्म में कन्वर्ट कराया जाएगा, जैसा कि क्या बोलते हैं अपन, कार्पस ल्यूटियम में, ठीक है। उसके बाद एस्ट्राडायोल 17B, ये एस्ट्राडायोल 17B जो है ये एस्ट्रस साइंस जो होते हैं जो कि काऊ में पाए जाते हैं, उनको जब वीक हो जाते हैं, कभी कभी क्या होता है एस्ट्रस साइंस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, सुपर ओवुलेशन को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर 10 mg एस्ट्राडायोल 17B जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके कारण एस्ट्रस साइकिल जो है वो या एस्ट्रस साइंस जो है वो थोड़े बढ़ जाते हैं और यहाँ पर हम सुपर ओवुलेशन को भी गेट कर सकते हैं या गेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। कब इंजेक्ट किए जाते हैं, तो ये बिफोर 1 डे एक्सपेक्टेड एस्ट्रस, जब एस्ट्रस साइकिल का हमें एक्सपेक्ट कर लेते हैं, हम पहले ही पता लगा लेते हैं कि इतने दिन बाद में एस्ट्रस साइकिल आएगा, तो उस एस्ट्रस साइकिल जब एक्सपेक्टेड है उसके एक दिन पहले हम क्या करेंगे, 10 mg एस्ट्राडायोल 17B का इंजेक्शन यहाँ पे दे देंगे। ये एस्ट्राडायोल 17 बीटा जो है या बी है, ये किसके लिए काम में आता है, तो ये मोस्टली जो है यूज़ में आता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फॉलिकुलर वेव, जो फॉलिकुलर वेव हैं उनके सिंक्रोनाइजेशन के लिए यहाँ पे काम में आता है, जो कि अकर होती है किसके लिए, सुपर ओवुलेशन के लिए यहाँ पर अकर होती है। सुपर ओवुलेशन के लिए अकर होने वाली जो सिंक्रोनाइजेशन वेव्स होती है उनके लिए यहाँ पे काम में आता है। उसके बाद एक है अपना प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम में आते हैं, इसकी अपन अगर बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये काम में आते हैं ज़्यादातर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में। किस लिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में क्या करना होता है, हमें सुपर ओवुलेशन को करवाना होता है, तो सुपर ओवुलेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करवाने के लिए, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सुपर ओवुलेशन इन डोनर एनिमल में सुपर ओवुलेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज अगर हमें करवाना है, इसके लिए यहाँ पर हम क्या काम में ले सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन को काम में ले सकते हैं। एंड इसके अलावा सेक्सुअल सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट एनिमल, इसके लिए भी अपन यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन को काम में ले सकते हैं। जो डोनर एंड रेसिपिएंट एनिमल है उन दोनों के बीच में सेक्सुअल सिंक्रोनाइजेशन भी तो होना चाहिए, तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, इसको प्रोवाइड करवाने के लिए हम क्या काम में ले सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन को काम में ले सकते हैं। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक सिंगल इंजेक्शन बनाते हैं PGF20 जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन का एक टाइप है, ठीक है। इसको बनाने के बाद जो डायस्ट्रस एनिमल होता है, एनिमल की डायस्ट्रस फेज जो होती है उसके अंदर ये जो इंजेक्शन है उसको दे दिया जाता है, उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है PGF20, ठीक है, जिससे कि सुपर ओवुलेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके एंड ये जो डोनर एनिमल एंड रेसिपिएंट एनिमल है इन दोनों के बीच में सेक्सुअल सिंक्रोनाइजेशन को एस्टेब्लिश यहाँ पे किया जा सके। इसके बाद एंटी-PMSG ऐसा हार्मोन जो PMSG के अगेंस्ट काम करेगा, उसको अपन कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये ऑब्टेन होता है कहाँ से, एक तो टर्की
एक रैबिट, एक शिप एंड गोट। इनके अंदर से अपन यहाँ पे गेट कर सकते हैं। क्या काम में आता है? PMSG रेजिड्यू को रिमूव करवाने के काम में आता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सीरम में। ठीक है, ये जो रेजिडुअल PMSG होता है, ये नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल एम्ब्रियोज जो होते हैं उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता है कि जितने ज़्यादा हम नंबर बढ़ाएंगे उनके ऊपर PMSG का एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। बट अगर इसको हमें कम करवाना है तो क्या करें? तो इस प्रकार हम एंटी PMSG को काम में ले लेते हैं। कब काम में लेते हैं? जब 18 to 25 आवर्स आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ एस्ट्रस इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द रेजिडुअल क्वांटिटी ऑफ PMSG। PMSG की क्वांटिटी को अपने को क्या करना है? अगर डिक्रीज करना है तो एस्ट्रस साइकिल जब स्टार्ट होने वाला है उसके 18 to 24 आवर्स पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको जो है एंटी PMSG का इंजेक्शन दे देंगे, जिसके कारण यहाँ पर हमारा जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े और हमारा नॉर्मल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यहाँ पे कंप्लीट हो सके। उसके बाद एक हार्मोन दूसरा एक और अपना है, कौन सा वाला? गेस्टेजेंस। गेस्टेजेंस, अगर गेस्टेजेंस की अपन बात करें तो प्रोजेस्टेरोन जो है ये अपना एक गेस्टेजन टाइप का ही हार्मोन है, जिसमें ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन का जब लेवल बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब बढ़ जाता है तो ये क्या करेगा? GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि FSH एंड LH के रिलीज को इंक्रीज करता है या स्टिमुलेट करता है, उसको अपन क्या कर देंगे? रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, इसको अपन यहाँ पे रोक देंगे। इसके रुकते ही FSH एंड LH जो है इसका सिक्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। जैसे इसका सिक्रेशन रिड्यूस होगा तो जब ये ओवुलेशन जो है इसकी प्रोसेस आगे नहीं होगी, ओवुलेशन को यहाँ पे हम रोक देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये एक्सप्लेन होती है कौन सी वाली? कि जब प्रेगनेंसी जब चल रही होती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे दूसरा ओवम रिलीज क्यों नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे कंटिन्यू क्यों नहीं होता, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ये साइकिल कैसे रुक जाता है, इस चीज़ को अगर हमें एक्सप्लेन करना है अगर हमें, तो हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण LH एंड FSH का लेवल डिक्रीज हो जाता है, और जब इनका लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो ओवुलेशन की प्रोसेस आगे नहीं होगी और प्रेगनेंसी लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी। अब जब हमें ये पता पड़ गया कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर हाई है तो ओवुलेशन नहीं होता, तो क्या हम प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कंट्रोल करते हुए यहाँ पर क्या ओवुलेशन के जो पॉसिबल पीरियड है, ओवुलेशन का जो पीरियड बीच में चल रहा है, उसको अपन कम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोजेस्टेजेनिक एजेंट्स को काम में लेते हुए इसके दो पर्पस होते हैं। ये जो अपन काम में ले रहे हैं इसके दो पर्पस है अपने पास। दो पर्पस क्या क्या? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इन गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी के जो एम्ब्रियो है उनके नंबर को बढ़ाना। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है अपना जो डोमिनेंट फॉलिकल्स हैं, डोमिनेंट फॉलिकल्स जो हैं उनके फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना। कैसे? बाय मॉडिफाइंग एंडोक्राइनोलॉजी कंपोजिशन टू बी स्टेबल टू दैट ऑफ ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जो है उसकी एंडोक्राइनोलॉजी या उसके कंपोजिशन को स्टेबल करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? जो डोमिनेंट फॉलिकल है उनके फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक हार्मोन हमारा पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है?
इनहिबिन एक हार्मोन होता है जो भी क्या से रिलीज किया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज किया जाता है। सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं, ये इनहिबिन जो अपना हार्मोन है ये क्या करता है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट यह है कि FSH जो है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है यहाँ पर, उस पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किए जाने वाले FSH हार्मोन को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण FSH का लेवल ड्रॉप हो जाएगा इमीडिएटली। एंड इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनहिबिन के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, FSH के रिलीज को कंट्रोल कर सकते हैं। FSH के रिलीज को अगर अपन को कंट्रोल करना है तो इस तरह से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है सुपर ओवुलेशन की। सुपर ओवुलेशन की लिमिटेशंस हैं कि ये इनकंसिस्टेंसी रखता है सुपर ओवुलेशन के। सुपर ओवुलेशन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट है, इसके अलावा एक्सपेंसिव है, और इसके अलावा इंटेंसिव मॉनिटरिंग इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। ड्रग ट्रीटमेंट जो है वो हमेशा यहाँ पर प्रेजेंट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि यहाँ पर सुपर ओवुलेशन के लिए जो है यहाँ पर लिमिटेशन सेट करते हैं। ये हुआ आज का अपना सुपर ओवुलेशन। बाकी का अपन जो है अगली क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।